बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर शब्द विचार। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीबीएसई में कोई भी हिंदी ग्रामर के लिए अलग से बुक प्रेस्क्राइब नहीं है। सब स्कूल अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बुक्स लगाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा ग्रामर का वर्क होता रहता है। 9th और 10th में जो सिलेबस प्रेस्क्राइब है उसी को कराया जाता है, लेकिन उनके लिए भी कोई बुक प्रेस्क्राइब हमारे पास नहीं है। तो आज हम करेंगे बेटा शब्द विचार, ठीक है। तो जैसा कि हम आपसे पहले के चैप्टर्स में से हमने वर्ण विचार किया था, आप लोग पढ़ चुके हो कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। इसे कहते हैं शब्द बेटा ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। वो वर्ण समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वह क्या कहलाता है बेटा? शब्द। और शब्दों का समूह क्या कहलाता है बेटा? जैसे आपको सबको पता है वाक्य। तो शब्द क्या होता है? जैसे हमने लिखा क ई त आ ब अ, तो क्या बन गया बेटा? ये किताब। तो किताब का एक निश्चित अर्थ होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा शब्द। लेकिन यदि हम इसकी जगह ये लिख दें क ई ब अ त अ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? किबत। इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, तो ये क्या हो गया हमारा? ये शब्द नहीं होता, ये हमारा शब्द होता है। तो शब्द से क्या मतलब हुआ? वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, एक सार्थक होता है, जो अर्थ सहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? शब्द। अब देखिए शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द को ही हम पद कहते हैं, ठीक है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है बेटा? शब्द को ही हम पद कहते हैं, ठीक। इसको हम लिख के दिखा देते हैं आपको। कोई भी शब्द जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद। जैसे मैं कहूं गीता, शीला, पुस्तक, ये क्या है बेटा? हमारे शब्द। ये सब शब्द है, लेकिन जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाए जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाए, जैसे हमने दे दिया आपको गीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है बेटा। तो गीता पुस्तक पढ़ती है, ये एक वाक्य हो गया, एक सार्थक शब्दों का समूह हो गया, तो ये वाक्य हो गया। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो गया, व्याकरण के नियमों में बन गया, इसमें गीता संज्ञा बन गई, पुस्तक कर्म बन गया हमारा। तो जब ये हमारा व्याकरण के नियमों में बन गया, व्याकरण का कोई अंग बन गया शब्द, तब उसको क्या कहा जाएगा बेटा? पद। अब ये गीता भी पद हो गया, पुस्तक भी पद हो गया। जैसे आपकी क्लास 10th हिंदी के सिलेबस में पद परिचय आता है। पद में किसी एक शब्द का पूरा परिचय देना। तो जब ये शब्द ही वाक्य प्रयोग हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? पद। बाकी शब्द और पद में बस इतना सा अंतर है कि शब्द जब व्याकरण के नियमों से अलग होता है तब वो शब्द कहलाता है, वो सिंगल होता है, और जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाने लगता है। देखिए बेटा शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। शब्दों का वर्गीकरण
हम अलग अलग आधार पे शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला जो है बेटा हमारा है रचना या उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला जो वर्गीकरण करते हैं बेटा हम, वो रचना या उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। इसके हमारे 5 पार्ट होते हैं बेटा, 5 तरह से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। फर्स्ट होता है बेटा हमारा तत्सम शब्द, सेकंड होता है हमारा तद्भव, थर्ड होता है देशज, फोर्थ होता है विदेशी और फिफ्थ होता है संकर। इन 5 तरह से हम रचना उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सेकंड होता है बेटा हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम वर्गीकरण कैसे करते हैं? मेन होते हैं इसके बेटा 2 पार्ट, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर इन सार्थक शब्दों को ही हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। वो 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बेटा हमारा एकार्थी शब्द, सेकंड होता है हमारा अनेकार्थी शब्द, फोर्थ होता है बेटा हमारा पर्यायवाची शब्द, फोर्थ होता है हमारा विलोम शब्द, फिर फिफ्थ होता है हमारा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, और लास्ट जो होता है हमारा होता है बेटा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये सब जो है हमारे, ये अर्थ के आधार पर वर्गीकरण होते हैं बेटा। सार्थक शब्द के आधार पर, निरर्थक का कोई वर्गीकरण नहीं होता, क्योंकि निरर्थक शब्द ही अपने आप में होता ही नहीं है। तो इसका सार्थक शब्दों का एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 6 वर्गीकरण होते हैं। थर्ड होता है बेटा हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर हम 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं शब्दों को। फर्स्ट होता है बेटा हमारा सामान्य शब्द, सेकंड होता है हमारा तकनीकी शब्द, और थर्ड होता है हमारा अर्ध तकनीकी शब्द। क्लियर है बेटा? इसके बाद हमारा 4th नंबर पे आता है बेटा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसमें भी हमारा 3 तरह से वर्गीकरण होता है। फर्स्ट होता है हमारा रूढ़ शब्द, सेकंड होता है हमारा बेटा यौगिक शब्द, और थर्ड होता है हमारा रूढ़ शब्द। ठीक है बेटा? इसके बाद लास्ट आता है बेटा हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इसमें हमारे केवल 2 तरह से वर्गीकृत होते हैं शब्द, विकारी और अविकारी। तो आपने देखा हमने शब्दों को कितनी अच्छी तरह से वर्गीकृत करना सीख लिया। तो बेटा अब हम करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं 5 आधारों पर। पहला आधार होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर, चौथा होता है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और 5वां होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ये सब किस प्रकार से होते हैं ये हम आपको जिसके आपको डिफाइन करते रहेंगे, वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बेटा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत क्या होता है? स्रोत मीन्स कहां से आया, ये शब्द कहां से उत्पन्न हुआ, ये शब्द कहां से आया, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि शब्द कौन से उसमें कैटेगरी में जाएगा। इसका उद्गम स्थान क्या है? स्रोत मीन्स जहां से वो जो चीज शब्द निकला है। स्रोत किसी भी चीज के उद्गम स्थान को बोलते हैं जहां से वो उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं उनमें कौन से शब्द आते हैं? जिनमें हम ये देखते हैं कि वो शब्द कहां से उत्पन्न हुए हैं, उनका उद्गम स्थान क्या है। जैसे सबसे पहला इसमें हमारा तत्सम शब्द। तत्सम, तत्सम मीन्स उसकी समान, किसके समान? जैसा वो उत्पन्न हुआ है, जो उसका उद्गम स्थान से जैसा वो उत्पन्न हुआ था, उसको जो का तो लिखते हैं। जब हम जैसे का तैसा लिखते हैं
तो हम उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं और उनको हमने जैसे कि तैसा ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया है, उन्हें बोला जाता है तत्सम शब्द। उसी के समान मीन्स बिल्कुल उसी के समान, संस्कृत भाषा के समान ही बिल्कुल जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य, जैसे मित्र, जैसे नासिका। सूर्य को हम क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? सूरज, लेकिन हम सूर्य का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नासिका का, मित्र का, इन सब शब्दों का हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, जबकि ये शब्द हमारे संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। तो ये अपने उत्पन्न स्थान के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, क्योंकि हम इनके उद्गम स्थान के स्थान पर इनका डिवीजन कर रहे हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। सेकंड होता है बेटा हमारा इसमें तद्भव शब्द। तद्भव मीन्स क्या है? उससे बना हुआ, उसी से उत्पन्न या उससे बना हुआ। मीन्स अब जैसे हमारा आपने अभी आपको बताया सूर्य का सूरज, तो सूरज किससे बना है? सूर्य से। तो उसी से उत्पन्न मीन्स जो हमारा तो संस्कृत शब्द है उससे जो हिंदी शब्द उसका उत्पन्न हुआ है उसे हम कहते हैं बेटा तद्भव शब्द। जैसे सप्त का हमने लिख दिया 7, घृत को क्या बोलते हैं हिंदी में? घी। सर्प को क्या बोलते हैं? सांप। तो ये संस्कृत भाषा में जो उस संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं हिंदी शब्द, उन्हें हम बोलते हैं बेटा तद्भव शब्द। मीन्स उससे हो जाने वाला या उसी से उत्पन्न। थर्ड होते हैं हमारे बेटा देशज शब्द। ये भी हमारे उत्पत्ति स्रोत के आधार वाली कैटेगरी में आते हैं, उसी के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं बेटा? जो हमारे खुद के देश में उत्पन्न हुए हैं। ये कहीं बाहर से किसी विदेशी भाषा से हमारी भाषा में नहीं आए, ये हमारे खुद में देश में उत्पन्न हुए वाले ही शब्द है, लेकिन ये संस्कृत भाषा से नहीं आए हैं। जैसे झाड़ू, पगड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा, ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी खुद की देशज भाषा से, हमारी खुद की देश की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। और ये भी उत्पत्ति या स्रोत के आधार वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन भी हम किस आधार पर करते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इनके उद्गम स्थान के आधार पर हम इनका डिवीजन करते हैं। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, अभी और भी इसके हैं पार्ट्स, मैं आपको भी आगे करा रही हूँ बेटा। तो बेटा इसमें अगला पार्ट है हमारा विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ जाते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, हमारी भाषा के नहीं होते। तत्सम जो है वो हमारी संस्कृत भाषा में उत्पन्न होते हैं, तो इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि तैसे हम ले लेते हैं। तद्भव जो उससे हिंदी शब्द बन जाते हैं। देशज जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए शब्द होते हैं हिंदी के, और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं। इसमें अलग अलग तरह भाषाओं के शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द जो अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आए, जैसे डॉक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, जो अंग्रेजी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं। इसी प्रकार फारसी के शब्द जैसे दुकान हो गया, फूज हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब फारसी भाषा से आए हैं। फिर अरबी के शब्द जैसे अदालत हो गया, तारीख हो गया, फकीर हो गया, ये सब हमारी अरबी भाषा के शब्द हैं जो हमारी भाषा में आ गए हैं। तुर्की के शब्द जैसे कैंची, चाकू, चम्मच, ये सब हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग हो गए हैं। और पुर्तगाली के शब्द जैसे पादरी, गमला, अलमारी, ये भी हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और चीनी के शब्द जैसे चाय, लीची आदि। तो ये अलग अलग भाषाओं के केवल यही शब्द नहीं है, और भी बहुत सारे शब्द है बेटा, ये आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए हैं। तो अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, चीनी के शब्द, ये सब जो विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? विदेशी शब्द। इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, जो केवल एक भाषा का शब्द नहीं होता, दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत से बने हुए, भले ही हिंदी और संस्कृत दोनों हमारे भारत की भाषा है, लेकिन है तो अलग भाषा ना, तो इन दोनों भाषाओं से मिले हुए शब्दों को भी हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। जैसे वर्षगांठ, वर्ष क्या हो गया? संस्कृत का, और गांठ हिंदी का, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? हिंदी और संस्कृत का मिलकर बना है, तो संकर शब्द हो गया। पूंजीपति दो भाषाओं के शब्द से बना है, तो ये भी हमारा संकर शब्द हो गया। फिर आ गया हिंदी और अरबी फारसी के, जैसे घड़ी, साज, साज हो गया अरबी फारसी का, और घड़ी हो गया हिंदी का, तो ये भी हमारा क्या हो गया? संकर शब्द। ऐसे ही किताब, घर, घर हो गया हमारा हिंदी का शब्द, और किताब हो गया अरबी फारसी का,
तो ये भी हमारा संकर शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी के, जैसे योजना कमीशन, कमीशन हो गया अंग्रेजी भाषा का शब्द और योजना हो गया हिंदी भाषा का, तो ये क्या कहा जाएगा, संकर शब्द। इसी प्रकार बीमा पॉलिसी, बीमा हो गया हमारा हिंदी का और पॉलिसी हो गई अंग्रेजी का शब्द, तो ये भी हमारा संकर शब्द कहा जाएगा। तो इस प्रकार उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे शब्दों का डिवीजन वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। फर्स्ट है तत्सम शब्द, जिसमें संस्कृत के शब्दों को जोड़ा तो लिया जाता है। सेकंड है तद्भव शब्द, जिसमें उसी से उत्पन्न शब्द होते हैं, जैसे कि हिंदी के हमने संस्कृत के हमने हिंदी में सूर्य को सूरज बोल दिया। फिर होता है देशज शब्द, जो हमारे देश में उत्पन्न होते हैं, जैसे लोटा, डिबिया आदि। उसके बाद आते हैं विदेशी शब्द, इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द आ सकते हैं जो और अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में आ गए हैं। इसमें अरबी के भी आ सकते हैं, अंग्रेजी के भी आ सकते हैं, फारसी के भी, अलग अलग भाषाओं के शब्द आ सकते हैं। इसके बाद होते हैं संकर शब्द, जो 2 भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बन जाता है, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन जाता है, उसे हम कहते हैं बेटा संकर शब्द। चाहे वो हिंदी संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी अरबी फारसी हो, कोई भी इसमें हो सकता है बेटा। क्लियर है बेटा? अब हम करेंगे आगे दूसरा वर्गीकरण इसका शब्दों का। अब बेटा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो मेन होता है वो होता है सार्थक और निरर्थक। अभी सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होता है? जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि जिस वर्णों के समूह का एक सार्थक अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, वही शब्द कहलाता है। जैसे हम कहते हैं किताब विताब, तो किताब मीन्स तो जो हम पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन विताब तो कोई होता ही नहीं, तो किताब सार्थक शब्द है और विताब निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार पढ़ना वर्णा, तो पढ़ना सार्थक शब्द है और वर्णा निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों के इसी के आधार पर हमारे ये हम वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द बेटा वो होते हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन्हें हम किसी और अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे घोड़ा, घर, पुस्तक आदि। इनका हम किसी भी और अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे घोड़े को हम घोड़ा ही कहेंगे, घोड़ा वर्ड का हम कोई और एनिमल के लिए यूज नहीं कर सकते। घर, घर केवल घर से मतलब क्या होता है, हमारा हाउस, हमारा भवन, तो उसका हम उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, किसी और अर्थ में प्रयोग, किसी और चीज को हम घर नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम कहते हैं एकार्थी शब्द। सेकंड होते हैं बेटा अनेकार्थी शब्द, जो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा होते हैं। जैसे अंक, अंक मीन्स क्या होता है, बोध। अंक मीन्स क्या होता है, संख्या। नंबर को भी तो आप अंक ही बोलते हैं ना, और किसी को, अपनी माँ की गोद को भी आप अंक बोलते हैं। तो इसीलिए अंक मीन्स बोध भी होता है और संख्या भी होता है। इसी कारण पत्र, पत्र आप पत्ते को भी बोलते हैं, जो लीफ होती है, पेड़ की जो ट्री की लीफ होती है उसे भी हम पत्र बोलते हैं। और जो हमारे पास किसी की पोस्ट आती है, डाक चिट्ठी आती है, खत आता है, उसे भी हम पत्र ही बोलते हैं। तो एक ही शब्द के जहां अलग अलग मतलब होते हैं उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। थर्ड होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं या फिर जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ये तो आप शुरू से पढ़ते ही हैं। जैसे आकाश को हम नभ भी बोल सकते हैं, व्योम भी बोल सकते हैं, अंबर भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब अगर आप आकाश लिख दो तो भी सही है, नभ लिख दो तो भी, व्योम लिख दो तो भी, अंबर लिख दो तो भी। तो ये सब एक ही शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार अमृत को सोम भी बोलते हैं हम, सुधा भी बोलते हैं हम, पीयूष भी बोलते हैं। ये सब भी अमृत के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। फिर आते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द, जो अपोजिट वर्ड वाले वर्ड होते हैं, जिनका मतलब उल्टा होता है। जैसे आय का व्यय, सज्जन का दुर्जन, जो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे देते हैं, बिल्कुल उल्टा अर्थ बता देते हैं, उन्हें कहते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द। फिर आते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी मीन्स जो सुनने में ही बिल्कुल समान होते हैं, जो सुनने में सकता है एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे कुल, कुल मीन्स वंश, हमारा जो वंश होता है, हमारा खानदान, और कूल मीन्स किनारा, किसी चीज का तट, किसी चीज का किनारा। इसी प्रकार जलद, जलद मीन्स बादल, और जलज, जलज मीन्स कमल। तो बेटा इस प्रकार छोटा सा डिफरेंस होता है, कहीं पर मात्रा का, कहीं पर किसी एक वर्ण का डिफरेंस होता है, सुनने में जैसे लगता है, उनका अर्थ जहां अलग हो जाता है उन्हें हम कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। काफी सारे शब्द होते हैं, वाक्यांश मीन्स वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा, ना तो वो शब्द होता है और ना ही वो वाक्य होता है। शब्दों का एक समूह होता है जो वाक्य का एक हिस्सा बन जाता है, जिसके माता पिता ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अनाथ। जो पूजा के योग्य है उसे क्या बोलते हैं, पूजनीय है। तो इसलिए हमने देखा अर्थ के आधार पर हमारे सबसे पहले मेन डिवीजन होता है
सार्थक और निरर्थक। उसके बाद सार्थक शब्द वो जिनका मीनिंग हुआ और निरर्थक जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसी प्रकार एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, समानार्थी या पर्यायवाची, फिर विपरीतार्थी या विलोम शब्द, फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द और उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस 6 आधार पर हम अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? सबसे पहले होते हैं सामान्य शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य नागरिकों के द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है उन्हें हम कहते हैं सामान्य शब्द। जैसे मकान, घर, नमक, ये सब हमारे सामान्य बोलचाल के शब्द है, सामान्य नागरिकों के द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है, तो इन शब्दों को बोलते हैं सामान्य शब्द। फिर सेकंड आते हैं हमारे तकनीकी शब्द, जो किसी विशेष व्यवसाय के लिए, किसी विशेष तकनीकी शब्द, तकनीकी भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी व्यवसाय के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष विषय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सीमा शुल्क हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये सब कहलाते हैं बेटा तकनीकी शब्द। इसके बाद आते हैं अर्ध तकनीकी शब्द, जो होती तो विशेष व्यवसाय से संबंधित है लेकिन उनका प्रचलन बहुत ज्यादा होता है, इस कारण उन्हें सामान्य नागरिकों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे चुनाव, नाटक, ये भी विशेष व्यवसाय से संबंधित है लेकिन, और विशेष तकनीक शब्द है लेकिन इनका प्रयोग सामान्य नागरिकों के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इनमें हम अर्ध तकनीकी शब्द बोलते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे कितने भेद हो गए बेटा? सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द, 3 भेद ही हमारे प्रयोग के आधार पर हो गए। इसके बाद आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद, शब्दों के भेद कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो परंपरा से ही उसी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, उनको हम कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे घोड़ा, हाथी, आदमी, ये परंपरा से ही जब से हमने सुना है तब से इन शब्दों को इन्हीं अर्थों में सुन रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, परंपरा से ही ये उसी अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द बेटा वो होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोनों शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, इसलिए हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे प्रधानमंत्री किन 2 शब्दों से बना है? प्रधान और मंत्री, जो सबसे प्रमुख मंत्री होता है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। रसोई, घर, तो रसोई और घर 2 शब्दों से बना है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा रसोई के लिए घर, तो ये भी हमारा यौगिक शब्द हो गया। विद्यालय, विद्या प्लस आलय 2 शब्दों से बना है, यह भी हमारा यौगिक शब्द हो गया। इसी प्रकार योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द जो है वो भी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे नीलकंठ, नील मीन्स नीला और कंठ मीन्स गला, तो नीला गला होना चाहिए, लेकिन ये हमें किसका संकेत देते हैं? शिव जी का, तो नीलकंठ, नीले कंठ वाले शिव, तो शिव का संकेत देने के कारण ये हमारा यौगिक शब्द हुआ, यौगिक शब्द नहीं हुआ। इसी प्रकार एक दंत, एक मीन्स एक और दंत मीन्स दांत, एक दांत, लेकिन हम इसे किसमें प्रयोग करते हैं? गणपति के अर्थ में, तो इसीलिए जो यौगिक शब्द हमें किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है उसे हम कहते हैं बेटा योगरूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर हमारे कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। फर्स्ट रूढ़ शब्द जो परंपरा से हमारे उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। सेकंड यौगिक शब्द जो 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, और थर्ड हमारा योगरूढ़ शब्द जो 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं और वो किसी तीसरे अर्थ की ओर हमें संकेत करते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हम इसे व्याकरण के दृष्टिकोण से देखते हैं। इस वाले आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें इसे व्याकरण के दृष्टिकोण से देखना होता है। जैसे पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द मीन्स जो परिवर्तित हो जाते हैं। किसी आप लकार को परिवर्तित करोगे, किसी आप लिंग को परिवर्तित करोगे, वचन को परिवर्तित करोगे, कारक को परिवर्तित करोगे तो परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, विशेषण शब्द आते हैं और क्रिया शब्द आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका संज्ञा शब्द। जैसे हमने आपको कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 तरह के इसमें शब्द आपके आए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए वह जा रहा है, ठीक, और हमने इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया तो क्या हो जाएगा? वह जा रही है। अब यदि हम इसको बहुवचन में परिवर्तित कर दें तो क्या हो जाएगा? वे जा रहे हैं। इसी प्रकार वह काला लड़का है,
ठीक, या फिर राम काला लड़का है। अब यदि हम इसको परिवर्तित कर दें स्त्रीलिंग में, तो रमा काली लड़की है, तो परिवर्तित हो गया ना बेटा। तो विकारी शब्द वो कहलाते हैं जो लकार के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग या फिर कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी लकार में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में और किसी भी कारक में परिवर्तित नहीं होते। इसमें हमारे आते हैं बेटा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात वगैरह, इसमें सब आते हैं। ये जो अविकारी शब्द है इसके लिए आपको पूरा संज्ञा सर्वनाम वैसे तो आप सीखते हैं व्याकरण में, अविकारी शब्द के लिए भी आपका पूरा एक चैप्टर आएगा कि उसमें आपको इसका परिचय दिया जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको कहा मैं आज घर जाऊंगी, तो आज जो शब्द है वो हमारा किसी भी लकार में, किसी भी वचन में, किसी भी कारक में, किसी भी लिंग में परिवर्तित नहीं होगा। आज आज ही रहेगा, चाहे आप किसी भी लकार के साथ, मैं आज घर जाऊंगी, मैं आज घर जाऊंगा, वे आज घर जाएंगे, तो किसी भी वचन में, किसी भी कारक में, किसी भी लिंग में आप प्रयोग करेंगे तो आज हमारा परिवर्तित नहीं होगा। तो अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी लकार, वचन, कारक के साथ आ जाए, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो व्याकरण परंपरा के आधार पर हमारे दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखा हमने कितनी अच्छी तरह से ये सारे सीख लिए हैं। फर्स्ट हमारा होता है बेटा रचना या उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमारे 5 तरह के वर्ड आते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। सेकंड हमारा होता है बेटा अर्थ के आधार पर, जिसमें हमारे मेन जो होते हैं 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्दों के हमारे 6 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, और उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, और लास्ट में बेटा हमारा आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा प्रयोग के आधार पर, जिसमें हम क्या लिखते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द। उसके बाद आता है हमारा रचना के आधार पर, जिसमें हम क्या लिखते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और लास्ट में हमारा आता है बेटा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, जिसमें हम लिखते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इस प्रकार ये हमारा जो है पूरा एक डिफरेंशिएशन होता है, पूरा हमारे शब्दों का वर्गीकरण होता है। उम्मीद है आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।